So let's start the derivation. Just for reference purpose, let me write down the final form which is required. The final form is integration of E ds is equal to Q upon epsilon naught. इसकी जगह we can also replace this with flux, right? But ये फाइनल फॉर्म है, इसके लिए हम मेहनत करें. So basically हमको लास्ट में ये डिराइव करना है. Okay. So the terms here, E is electric field, ds is the small area. देखेंगे अभी थोड़ी देर में क्या होता है ये. Q is the net charge and epsilon naught is permittivity. So just to start, rather than taking all the charges, let's just take one charge. Let's say मैंने ये irregular shape का बॉडी बनाया, ये बॉडी है जिसके बारे में हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है. Now this body has enclosed some charges within it. इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं. So बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं एंड ये सभी को ऐड करोगे तो नेट चार्ज आपको क्यों मिलेगा. बट जस्ट टू स्टार्ट विद, rather than taking all these charges, let me start with just one charge, just to keep things simple. So I am taking just one charge and let me name this one charge Q1. Okay, and also I am taking one small area. Let's say this small area, ये छोटा सा एरिया लिया मैंने इसके ऊपर. नाउ दिस इज फ्लैट, बट सिंस देयर इज लिमिटेशन, ये आपका 2D बोर्ड है तो हम 2D ही बना सकते हैं. इन रियल लाइफ इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट, राइट. सो इट विल हैव सम कर्व्स ऑन इट और उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया है ऐसा. एंड लेट मी नेम दिस ds. The small area is ds. Okay, so apart from this we know that electric field, हम क्या फिगर आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में रिलेशन, राइट. सी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज. सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड. LHS मेटलिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं हम. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा K Q अपॉन R स्क्वायर, राइट. K Q अपॉन R स्क्वायर. सो लेट्स टेक दिस चार्ज Q1, और Q भी ले सकते हैं, बाद में सीधा हम नेमिंग दे देंगे. लेट्स टेक दिस चार्ज Q. सो ये चार्ज Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट विल बी इक्वल टू दिस मच, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज E इज इक्वल टू, rather than writing K, what is K? K is constant of proportionality, which will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square, right. Let's say this is my equation number 1. Now if I try to figure out the flux for this small area from this point to this point, if I try to figure out flux for this small area, what will be flux? Flux will be E dot ds, right. E dot ds, ये तो फ्लक्स होगा मेरा. बट सिंस द एरिया इज स्मॉल, हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, राइट. सो एरिया छोटा तो ऑब्वियसली मेरा फ्लक्स भी छोटा होगा. सो लेट मी राइट दैट d5. यहाँ पे मेरा फ्लक्स है d5. हमको फिगर आउट करना है ये, राइट. अभी तक हमको क्या दिख रहा है? अभी तक हमको इक्वेशन में कहीं E दिख रहा है. हमको अभी ds तो है यहाँ पे, E ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. हमको Q भी लगेगा, एप्सिलॉन नॉट भी लगेगा. लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे जाते हैं. So we know that d5 is equal to E into ds. Now this can be written as E ds cos theta. What will be theta? Theta will be the angle between the normal from this area. Let's see area से एक normal निकल रहा है बाहर की ओर. हम ऊपर की साइड देखा तो एक normal यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है. And the electric line of force. अभी यहाँ से electric lines of forces निकलेंगे ना सभी डायरेक्शन. तो जो electric lines of forces निकलेंगे और ये एरिया से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो उन दोनों के बीच के एंगल को हमने थीटा लिया होगा, राइट. ओके, सो d5 इज इक्वल टू E ds cos थीटा. बट वी नो द वैल्यू ऑफ E. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. दिस इज वैल्यू ऑफ E ds cos थीटा. कहाँ से मिला हमको ये? फ्रॉम 1, राइट. फाइन. सो ये मुझे d5 मिल गया, ये इसका E का वैल्यू पुट कर दिया हमने, ds cos थीटा. अब लेट मी जस्ट
adjust this a little bit. d5 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and I'm writing this q along with this. It's totally fine, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे. अब जो टर्म्स बच गए, कौन से टर्म्स बच गए? अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ds क्या हो गया आपका? ये cos थीटा का आपका एंगल है. ds आपका ये पूरा एरिया हो गया. दिस एरिया इज ds. जो छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया, दिस इज ds, राइट, अपॉन आर स्क्वायर. व्हाट इज r? r विल बी रेडियस ऑफ द स्फीयर. अभी देखो इमेजिनरी स्फीयर बना सकते हैं यहाँ पे. अगर ये पूरे एरिया पे जो भी आप पॉइंट लो उसका जो भी पोटेंशियल रहेगा, सेम पोटेंशियल अगर आपको चाहिए मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे इमेजिनरी स्फीयर बनेगा सेम रेडियस लेके. वो इमेजिनरी स्फीयर का जो रेडियस है उसको हमने आर, वही हो गया आर, बेसिकली चार्ज और इस पॉइंट का डिफरेंस, राइट. सो मैं यहाँ पे इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करूंगा थोड़ी देर में. अभी के लिए लेट्स से दैट आर इज डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस एरिया, राइट. अब अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर देखो, इमेजिनरी स्फीयर का मैं क्यों बार बार नाम दे रहा हूँ? बिकॉज ds अपॉन आर. व्हाट इज ds? ds है तो एरिया ही ना. r क्या हो गया? r हो गया रेडियस ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर. सी, अगर मैं इमेजिनरी स्फीयर बनाऊं यहां से कुछ ऐसे, तो उसी डिस्टेंस को, कौन सा डिस्टेंस जिसको हमने r लिया है, उसी को मैं उस रेडियस बोल सकता हूँ इमेजिनरी स्फीयर का, राइट. नाउ व्हाई टेक दिस इमेजिनरी स्फीयर? बिकॉज दिस रिजेंबल्स माय दिस फॉर्मूला a by r. a by r. So a by r square, sorry, a by r square, and a by r square gives me nothing but it gives me solid angle subtended by this particular area. See, अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँ सेंटर से लेके सारे पॉइंट्स तक, then it will give me this solid angle, this 3D solid angle. ठीक है ना? ये जो 3D एंगल बनेगा, हमने पढ़ा था ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में. हमने देखा था कि आपके जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. दिस इज माय सॉलिड एंगल बिकॉज एक एरिया है, राइट. एरिया अगर मान लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ स्मॉल एरिया. दिस इज द स्मॉल एरिया. एक पॉइंट से अगर आप यहाँ पे एंगल ड्रॉ करोगे सारे पॉइंट्स तक, तो वो आपको एक 3D एंगल बना के देगा, राइट. वो 3D एंगल यहाँ पे आपका ये है, वो सॉलिड एंगल. सो कैन आई से दिस complete term represents a solid angle? Definitely I can. So ये है तो मेरा एक solid angle है, because solid angle का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर. ये भी आपका एरिया अपॉन आर स्क्वायर है, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज d5 इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा. व्हाट इज d ओमेगा? d ओमेगा हियर इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड. सॉलिड एंगल आपका जो सबटेंड किया गया है बाय एरिया ds, वो हमारा हो गया d ओमेगा. सी वापस लेट मी गो थ्रू दिस वन मोर टाइम. हमको ये चाहिए d इज इक्वल e इज इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. हमको मिला अब तक क्या? d5 इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन d ओमेगा. तो अभी तक हमको ये वी आर नॉट इवन क्लोज टू दिस. हमको सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ चुका है, बाकी टर्म्स हमको फिगर आउट करनी है. बाय फॉर हमने क्या किया? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, किसका? इस चार्ज का. ये चार्ज कहाँ पर है? ये चार्ज एक बॉडी के अंदर इंक्लोज्ड है, बराबर. इस इंक्लोज बॉडी में हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया ds, राइट. तो इसके वजह से उसका जो फील्ड होगा हमने यहाँ पे लिया इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ वी नो दैट फ्लक्स फॉर दिस स्मॉल एरिया विल बी d5 विच इज e इंटू ds. e का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने. अच्छा, इसको ये डॉट प्रोडक्ट को हमने cos थीटा यहाँ पे लिखा पहले, फिर e का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. एंड आफ्टर दैट बाय डूइंग जस्ट अ स्मॉल एडजस्टमेंट, मैंने q को इसके साथ लिया, उसको बाहर ले लिया. अभी मल्टीप्लाई में दोनों, बट ये टर्म को साथ में लिखने का मोटिव मेरा ये था बिकॉज दिस इज सिमिलर टू माय सॉलिड एंगल फॉर्मूला. सॉलिड एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, राइट. ये उसी टर्म है, देखो ds अपॉन आर स्क्वायर. cos थीटा इस केस के लिए अगर मैक्सिमम रहेगा आपका वैल्यू, तब इसका वैल्यू 1 हो, तो ds अपॉन आर स्क्वायर रिजेंबल्स अ सॉलिड एंगल.
So I have simply substituted this with d omega, which is nothing but a solid angle. So far so good. Okay, now this imaginary sphere, the reason to introduce this imaginary sphere was हमको ये चाहिए E into ds, right? So let me erase all the equations from above. हमको E into ds चाहिए. E into ds क्या होगा? अगर मैं E into ds करूं वो होगा मेरा d5, राइट? बट वहां पे आगे इंटीग्रेशन का साइन है. सी total flux will be integration of d5, right? So I can say that total flux will be equal to integration of what is value of d5. ये d5 का तो वैल्यू है. So let me just replace this q upon 4 pi epsilon naught, q upon 4 pi epsilon naught into d omega. Now the only task remaining is to integrate this complete term. अब इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा हमको? See, when I will integrate this, charge 4 pi epsilon naught, these terms are constant because मैं किसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ? मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ ये डी ओमेगा को, जो कि एक सॉलिड एंगल है. अगर मैं एरिया बड़ा लूंगा, लेट्स से अगर मैंने एरिया इतना लिया होता तो मेरा एंगल बड़ा बनता है ना. बट क्या चार्ज चेंज होता? नहीं. आप एरिया छोटा लो बड़ा लो, पूरा एरिया कितना ले लो उसका, आप जो भी करो, आपका चेंज चार्ज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली चार्ज को फर्क नहीं पड़ रहा. फर्क पड़ रहा है आपका इसको, सॉलिड एंगल को. अगर आप एरिया बड़ा लोगे तो आपका सॉलिड एंगल भी बड़ा लोगे. अगर आप एरिया छोटा लोगे तो आपका इस लेट से इतना छोटा सा एरिया लिया तो सॉलिड एंगल भी छोटा सा बनेगा, राइट? सो हमें इंटीग्रेट करना है सॉलिड एंगल को. फ्लक्स is equal to q upon 4 pi epsilon naught after integrating. अब देखो मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिड एंगल क्या हो सकता है आपका? अगर मैं इसको ये इतना सा पार्ट लूँ, देखो जैसे आप सर्कल का एग्जांपल लेते हैं, प्लेन एंगल जब हम लेते हैं तो अगर मान लो ये मेरा सेंटर है, प्लेन एंगल हो सकता है 5 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री. मैक्सिमम कितना हो सकता है? घूम के वापस यहाँ पे आएगा 360 डिग्री, राइट? वैसे ही और सॉलिड एंगल के लिए में क्या करना पड़ेगा? सर्कल की जगह पे एक स्फीयर लेना पड़ेगा. जैसे मान लो जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, वैसे यहाँ पे आपको मिलेगा ये पूरा हिस्सा, जिसको अगर आप कट करोगे ना तो कट करने पे कुछ ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ से ऐसे. अरे समझ में? अगर आप पूरा यहाँ पे 180 डिग्री लोगे तो यहाँ पे आपको पूरा ऐसे हाफ स्फीयर मिलेगा. इसका आधा कट किया 180 डिग्री, आपका सॉलिड एंगल बढ़ते जा रहा है तो इसका पूरा क्या मिलेगा आपको? 360 डिग्री. इसका पूरा क्या मिलेगा आपको? पूरे स्फीयर का जो एरिया है उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा. तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ स्फीयर, राइट? तो ये आपका स्फीयर का जो अगर आप सॉलिड एंगल बढ़ाते जाओगे तो आपका एरिया भी बढ़ेगा ना. यहाँ पे देखो एरिया बढ़ रहा है, यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, पूरा ले लिया तो आपको स्फीयर का एरिया मिलेगा. So maximum possible value of area will be area of sphere is 4 pi r square upon r square. So maximum possible value of a solid angle will be 4 pi, since we'll be cancelling r square. So अगर मैं ये छोटे से एंगल d ओमेगा को इंटीग्रेट करूँ तो मुझे पूरा सॉलिड एंगल मिलेगा जो कि मैक्सिमम हो सकता है, which will be 4 pi. राइट? मैक्सिमम सॉलिड एंगल 4 पाई हो सकता है, इन 11 में ही पड़ा हुआ है. सो फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ वी विल सिंपली कैंसल आउट बोथ द 4 पाई कट, एंड व्हाट वी हैव इज फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. वी आर ऑलमोस्ट डन. नाउ इफ वी हैव मोर देन वन चार्ज, फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर आप ध्यान से देखो तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, बट दिस इज स्मॉल q, दैट इज कैपिटल Q. व्हाट इज द डिफरेंस? द कैपिटल Q इज द नेट चार्ज ऑफ ऑल द चार्जेस विद इन द इनक्लोज बॉडी, विद इन द क्लोज बॉडी, जो भी इसके अंदर हमने इनक्लोज किए हुए.
right? And q is just one single charge. Now let's say there are more than one charge. ये सिंगल चार्ज के लिए तो मेरा ये फॉर्मूला हो गया, राइट? लेट्स से देयर आर मोर देन वन चार्ज, देन व्हाट? देन वी विल simply write this form for each one of them. So this one was for just one single charge. So for one charge you can say that flux will be equal to that particular charge divided by epsilon naught, right? Now let's say there are more than one charge. Let's say this charge is q1 and there is one more charge, let's say q2, there's another charge q3, q4, and many charges. Let's say the last one is qn, right? So this is true for each one of them. सारे चार्ज के लिए करेक्ट है. लेट्स से इफ आई टेक वैल्यू ऑफ फ्लक्स फॉर q1, इट कैन बी रिटन एज q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं q2 के लिए लेता हूँ, फ्लक्स विल बी इक्वल टू q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी एक चार्ज के लिए अगर मैंने लिया तो. बट इफ आई कंसिडर ऑल द चार्जेस, अगर मैं मान के चलूँ कि सारे चार्जेस को हम एक साथ कंसिडर करके चले कि ये बॉडी के अंदर जितने भी सारे चार्जेस हैं, अगर सबका मिला के अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, ये क्या है? इंडिविजुअल हर एक चार्ज का फ्लक्स, राइट? देन टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू द फर्स्ट चार्ज q1 एप्सिलॉन नॉट प्लस q2 एप्सिलॉन नॉट प्लस q3 एप्सिलॉन नॉट. मैंने तीन ही लिखा है. लेट्स यहाँ लास्ट चार्ज जो है n है, तो सेम ऐसे इसको कंटिन्यू करके लास्ट वाला मुझे मिलेगा qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो द एडिंग ऑल द चार्जेस टिल qn, लास्ट चार्ज qn तक सारा ऐड करने के बाद मुझे मेरा टोटल फ्लक्स मिलेगा. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ q1 प्लस q2 प्लस q3 अप टू qn, एंड मैंने 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन. बेसिकली इन सबको ऐड जो करना है, इन सबका जो समीशन रहेगा, जो टोटल चार्ज रहेगा, उसको तो हमने q से रिप्रेजेंट किया, विच मीन्स दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस पूरे को हम क्या लिखेंगे? इस पूरे को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे कैपिटल Q से, विच मीन्स मुझे फ्लक्स मिलेगा. फ्लक्स इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस वाज द फॉर्म we were looking for. So flux is equal to capital Q upon epsilon naught. अब ये और ये अलग दिख रहे होंगे आपको, राइट? बट आपका फ्लक्स से तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ E into ds, which means this both are one in the same. तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ. Let's say flux is equal to integration of E dot ds which is equal to q by epsilon naught, and this is my Gauss law. This is my Gauss law. ये होता है मेरा Gauss law. किसी भी क्लोज बॉडी, जैसे मैंने ये शेप लिया, ये शेप कोई भी हो सकता है. ये आपका स्फीयर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, पिरामिड हो सकता है, क्यूब हो सकता है ना? कोई भी बॉडी हो सकता है. कोई भी ऐसा एरिया जो क्लोज हो. इरेगुलर बॉडी भी हो सकता है जैसे ये. तो उसके लिए जो टोटल फ्लक्स होगा, दैट विल बी नेट चार्ज ऑन द बॉडी. नेट चार्ज क्या हो गया? मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है सबको, बट जैसे पॉसिबिलिटी इसमें किसी की वैल्यू क्या पता नेगेटिव हो. लेट्स से q3 माइनस 2 है, q2 प्लस 2 है, ये प्लस 1, इन दिनों को ऐड करोगे तो आपको अकॉर्डिंगली प्लस 1 मिलना चाहिए. ये दोनों कट हो जाएंगे, कटेंगे. नॉर्मल सम जैसे करते हो तो करेंगे, तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, वो होगा यहाँ पे. ये सब करने के बाद जो आपको नेट चार्ज मिलेगा, दैट विल बी q. So total flux for a closed body with some enclosed charges within that will be equal to net charges enclosed in it upon epsilon naught. This is Gauss law. Now let's see what are applications of Gauss law.